डीसीएस या फिर आरसीसी का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो एकेटीयू यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट assumptions मेड इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड देखते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी एंड assume that both steel and concrete are elastic। तो इस मेथड में WSM में जो होता है स्टील और कंक्रीट इलास्टिक नेचर में एज्यूम किया जाता है एंड ओवे हुक्स लॉ और हुक्स लॉ का पालन करते हैं। इट मीन्स दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के होती है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द bond between steel and concrete is perfect permissible stress of the material are obtained। तो इस मेथड से बॉन्ड जो होता है स्टील और कंक्रीट के बीच परफेक्ट परमिसिबल स्ट्रेस पे ऑब्टेन करता है। एजम्पशंस ऑफ WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड के एजम्पशंस। तो फर्स्ट है हमारा एजम्पशंस है द सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। जो हमारा सेक्शंस होगा बीम या जो कुछ भी होगा WSM में, तो बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद जो हमारा सेक्शन होगा प्लेन होगा, रिमेन्स प्लेन होगा। ठीक है। और एजम्पशंस 2 है ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन अप बाय स्टील एंड बाय कंक्रीट। इसका मतलब ये है कि टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाय स्टील। जो टेंसाइल स्ट्रेस होती है, टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है वो पूरी की पूरी टेक करती है स्टील, न कि कंक्रीट। कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होती है, वो बियर नहीं कर पाती, इसलिए तो स्टील ही प्रोवाइड की जाती है टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्टर करने के लिए। ठीक है। थर्ड हमारा एजम्पशन है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिक ऑफ स्टील ES एंड कंक्रीट EC आर कांस्टेंट। जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा स्टील एंड कंक्रीट का मॉडुलस इलास्टिसिटी वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। उसके बाद एजम्पशंस 4 है द मोलर रेशियो M हैज द वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC। तो हमें निकालना होगा M की वैल्यू, तो 280/3 सिग्मा CBC। इसका इस फार्मूले का यूज हमें क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसका बेसिकली यूज होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। आप इसकी सहायता से M की वैल्यू मॉडुलर रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमारा सिग्मा CBC है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग। सिग्मा CBC की जो यूनिट होती है न्यूटन पर mm², ये ऑलवेज होती है। ठीक है। एडवांटेज ऑफ WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हम एडवांटेज देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट हमारा एडवांटेज है इट इज़ सिंपल। ये भी सिंपली यूज होता है जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, किसी भी बीम का डिज़ाइन करेंगे तो ये इजीली हमें फाइंड आउट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा है एज द वर्किंग स्ट्रेसेस आर लो द सर्विस एबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड एंड देयर इज नो नीड चेक देम। जो हमारी वर्किंग स्ट्रेस जो होती है लो होती है, सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती है। देयर इज नो नीड टू चेक दैम। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती हमें चेक करने की। ये रीजनली रिलायबल होता है। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड की हम लिमिटेशंस देखेंगे। कंक्रीट बिहेव्स इन इलास्टिकली एंड लो लेवल ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है। सेकेंड है इट डज नॉट यूज एनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू लोड। ठीक।
वर्किंग स्ट्रेस मेथड की जो लिमिटेशन है, इसमें कोई भी सेफ्टी फैक्टर यूज नहीं किया जाता है लोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट, यस, इसी इसी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग मॉडुलस जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। एज पर IS कोड 456 2000 के अनुसार हमारा जो है इसी की वैल्यू होती है 5000 FCK। बिफोर 2000 जो इसी की वैल्यू होती थी यंग मॉडुलस की 5700 रूट में FCK, नॉट बी कंसिडर। अब ये यूज नहीं की जाती है, ठीक है। जनरली इसी की वैल्यू जो होती है यंग मॉडुलस की 5000 अंडर रूट FCK ही यूज किया जाता है, इसी की यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिकली इसका अब यूज नहीं होता है, कोड हमारा रिकमेंडेड नहीं करता है, इसको कोड हमारा रिकमेंडेड करता है, ठीक है। अब हम यंग मॉडुलस का ग्राफ देखने वाले हैं। तो ग्राफ में आपको सब पता चल जाएगा कि ग्राफ में किस टाइप से स्ट्रेसेस की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप ग्राफ देख पा रहे हैं, स्ट्रेस बिटवीन स्ट्रेन के बीच हमारा ग्राफ खींचा, ठीक है। तो डिफरेंट मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी, हमारे डिफरेंट टाइप की मॉडुलाई है, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ET। तो हमारा ET में जो दिख रहा है ए वाला, ठीक है, फर्स्ट इसमें दो है, ये फर्स्ट वाला हम की बात कर रहे हैं, तो ए होगा, ठीक है। दिस इज स्लोप ऑफ कर्व एट ओरिजिन, दिस वैल्यू हैज बीन कंसिडर्ड बाय इफ IS कोड एज ES इलास्टिसिटी। तो EC यंग मॉडुलस की जो वैल्यू होती है, इसको हम फर्स्ट टेंजेंट मॉडुलस बोलेंगे। तो अंडर 5000 अंडर रूट में FCK, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हमारा फर्स्ट टेंजेंट मॉडुलस जो होता है यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप ग्राफ में एक बार देख लीजिएगा और ग्राफ आप बना लीजिएगा। तो मैं बेसिकली थ्योरी रीड कर दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंड जो हमारा होता है टेंजेंट मॉडुलस ET, इसको ET से डिनोट करते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो होता है टेंजेंट मॉडुलस हमारा ET होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एनी पॉइंट, स्लोप के किसी भी पॉइंट पर ऑन द कर्व पे जो होता है वो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। सेकेंड मॉडुलस जो होता है ES से डिनोट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ कर्व विथ ओरिजिन, स्लोप जो होता है ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ कर्व विथ ओरिजिन से होता है। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड डायनेमिक मॉडुलस। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डायनेमिक मॉडुलस भी कहते हैं। इफेक्ट, अब आगे बढ़ते हैं हम। इफेक्ट ऑफ क्रीप EC इलास्टिसिटी पर हमारा क्रीप का क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेसिकली क्रीप क्या होता है, क्रीप वो होता है जब हमारा कोई मेंबर, कंक्रीट मेंबर जब हमारा बनता है उस पर सर्टेन लोड जो होता है, सर्टेन मतलब लगातार लोड आने से परमानेंट डिफ्लेक्शन हो जाता है, उसी को क्रीप कहते हैं, ठीक है। मेंबर में परमानेंट डिफ्लेक्शन जो होता है उसी को क्रीप कहा जाता है। स्टार्टिंग में जो होती है क्रीप की वैल्यू ऑन एक कंक्रीट मेंबर उसकी ज़्यादा होती है, जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है क्रीप की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। इसका हम एक छोटा सा टेबल भी देखेंगे आगे। ऑन क्रीप इलास्टिसिटी मॉडुलस हम देखेंगे। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है EC अपॉन 1+θ, ठीक है। तो EC की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 5000 अंडर रूट FCK अपॉन 1+θ।
थीटा ई जो होता है, थीटा ई क्रीप कोफिशिएंट होता है, ठीक है। थीटा को हम क्रीप कोफिशिएंट कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ थीटा देखेंगे हम। तो मैं इसी टेबल की बात कर रहा था, एज ऑफ लोडिंग, ठीक है। थीटा को जो एज ऑफ लोडिंग होता है 7 डेज, 28 डेज, 1 ईयर, तो हमारे थीटा की वैल्यू कैसे वेरी होती है। 7 डेज में हमारा क्रीप जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, और 28 डेज में घट के 1.6 हो जाता है, 1 ईयर में 1.1 हो जाता है, ठीक है। जनरली इलास्टिसिटी स्ट्रेन आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, जो होता है पी एल अपॉन ए। पी इज द लोड, एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया, ई इज द इलास्टिसिटी, ठीक है। सो हम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट देखेंगे। देखिए मैं बेसिकली बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप की है, तो मैं तो सारा चीज़ें यहाँ पर कवर नहीं करा पाऊँगा। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बेसिस पे मैंने शार्ट नोट्स तैयार किया है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो आप इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा और नोट डाउन भी कीजिएगा, ठीक है। सो हम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट देखने वाले हैं। देख पा रहे हैं M15। M15 का मतलब क्या होता है? M इज मिक्स और 15 इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है? जो हमारा प्रॉपर क्यूरिंग के बाद जो होता है हमारी स्ट्रेंथ आती है वो 15 न्यूटन पर, ठीक है। इसी को हम MP भी बोलते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर को, तो इतनी होती है, ठीक है। तो M15 की जो डायरेक्ट है इन टेंशन में, ठीक है। इस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं बेसिकली आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें शो कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बेसिकली टेबल बता देता हूँ क्या है इसमें। इसमें इन टेंशन में डायरेक्ट है और एक बेंडिंग है। इन कंप्रेशन में डायरेक्ट सिग्मा CC है, और डायरेक्ट आई मीन इन कंप्रेशन में एक डायरेक्ट है और एक बेंडिंग है। इसी को सिग्मा CBC बोलते हैं। इस सिग्मा CBC की वैल्यू आपको ज़्यादातर यूज होगी, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बेसिस पे, ठीक है। बेसिकली हम इसका यूज करते हैं सिग्मा CBC ग्रेड के बेसिस पे। ये बेसिकली बीम के लिए है, ये बेसिकली कॉलम के लिए है, ठीक है। जो हमारी सारी वैल्यू लिखी हुई है, ऑल वैल्यू आर न्यूटन पर mm² है, ठीक है। जितनी भी वैल्यू आप देख पा रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारी न्यूटन पर mm² है, ठीक है। एक हम छोटा सा डायग्राम दिखाने वाले हैं आपको हैं, ठीक है। एक कॉलम है, कॉलम पर हमारा जो शियर स्ट्रेस हमारा डेवलप होता है डायरेक्टली, ये होता है लीनियर, एक्चुअली होता है डायरेक्टली। सो बीम पर हमारा जो शियर डेवलप होता है, बेसिकली आप कर सकते हैं कॉलम की जो स्ट्रेस डेवलप होती है एक ही डायरेक्शन में हमारी डेवलप होती है। अब बीम की होती है 2 डायरेक्शनल होती है स्ट्रेसेस। ऊपर वाली जो होती है न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर है न्यूट्रल एक्सिस, इसे न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस से एबव हमारा कंप्रेशन जोन होता है, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे हमारा टेंशन जोन होता है। तो देखिए आप कंप्रेशन जोन में राइट साइड शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, और टेंशन जोन में लेफ्ट साइड की ओर स्ट्रेस डेवलप हो रही है। सो आप देख रहे हैं इन कॉलम स्ट्रेसेस इन ऑल फाइबर आर सेम एंड लेस अलाउबल स्ट्रेस, दस मोर चेंज ऑफ फेलियर। फर्स्ट पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जितने भी कॉलम के फाइबर होते हैं आर सेम, एक ही मतलब सेम ही होते हैं। लेस अलाउबल स्ट्रेस इन मोर चेंज आर फेलियर, इसमें होता है फेलियर का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मोर वर्ड आया है ना, तो इसका सबसे ज़्यादा होता है। बट बीम में देखने वाले हैं, इस पॉइंट का मतलब आपको समझा रहे हैं। इन बीम स्ट्रेस एट अदर फाइबर आर लेस देन स्ट्रेस एट टॉप फाइबर एंड मोर अलाउबल स्ट्रेस दस लेस चेंज इन फेलियर। सो इसमें बीम में हमारा लेस चांस होता है फेलियर का, ठीक है। बेसिकली हम बीम इस यूनिट में
जनरली हम बीम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बीम में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं वो बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको एक बीम का क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा, ये हमारा बी होता है ब्रेथ और ये होता है ओवरऑल डेप्थ, डी से डिनोट करते हैं। जितने भी आप देख पा रहे हैं ये हमारा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। सो आप यहाँ से आप देखेंगे इसकी इफेक्टिव कवर क्या होती है। तो जो हमारे रेनफोर्समेंट्स बार जो होते हैं प्रोवाइड किया होता है उनके सेंटर से बीच की उनके सेंटर से उसका हाफ हो जाएगा, अब प्लस हो जाता है जो हमारा कवर होता है। ये हमारा बेसिकली 40 mm 50 mm कवर दिया जाता है। सो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया और इसका डाया का हाफ हो जाएगा तो हमारा इफेक्टिव कवर हो जाता है। सो इसी प्रकार अगर हमारे बीम में एक टर्म यूज होता है स्टीरप्स, तो देख पा रहे हैं ये स्टीरप्स दी गई हैं। तो बेसिकली 40 mm में कवर हो जाएगा और स्टीरप्स की डाया हो जाएगी। 5 डिनोट हो रहा है डाया का, बार का डाया या स्टीरप्स का डाया, तो 5s डाया स्टीरप्स। एंड इसके सेंटर से जो मेन बार है इसे बेसिकली मेन बार बोलते हैं, ठीक है। तो मेन बार का हाफ हो जाएगा तो हमारा इफेक्टिव कवर इतना हो जाएगा। तो बेसिकली ये टर्म्स आपको डिजाइन में यूज होने वाले हैं। सो आप इसको केयरफुली डिनोट करिएगा, नोट करिएगा। सो आप आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 2000 न्यू कोड, ठीक है, न्यू कोड के हिसाब से हमारा नॉमिनल कवर और इफेक्टिव कवर कैसे प्रोवाइड होता है। जो हम इन चीज़ों का बात कर रहे हैं ये आफ्टर 2000 न्यू कोड के अकॉर्डिंग हम ये यूज हो रहा है डिजाइनिंग में। सो नॉमिनल कवर होता है क्लियर कवर टू ऑल रेनफोर्समेंट। नॉमिनल कवर को ही हम क्लियर कवर टू ऑल रेनफोर्समेंट बोलते हैं। इफेक्टिव कवर जो हमारा होता है नॉमिनल कवर प्लस स्टीरप्स प्लस फाइव ऑफ मेन बार्स, डाया ऑफ मेन बार्स का हाफ हो जाएगा तो इफेक्टिव कवर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज ऑफ कवर इन माइल्ड एक्सपोजर, तो हम वैल्यू देखने वाले हैं। एक कंपोनेंट है और एक कवर है। कंपोनेंट में जैसे कि स्लैब हो गया, बीम हो गया, तो इसमें हम कितने कितने का कवर रखते हैं, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कवर्स। स्लैब में बेसिकली 20 mm का यूज होता है कवर, और बीम में होता है 25 से आप कह सकते हैं 50 mm, यानी 25 हमारी जो मिनिमम है, तो इससे ज़्यादा ही कवर रखा जाता है। कॉलम में 40 mm रखा जाता है फाउंडेशन में। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं सिग्मा सीवीसी और मॉडुलर रेशियो का वैल्यू, ठीक है। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बेसिस पे हम सिग्मा सीवीसी और एम की वैल्यू अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो एम 15 ग्रेड के लिए सिग्मा सीवीसी 5 होता है एंड एम की वैल्यू 19 होता है। एम 20 के लिए 7 एंड एम 8, एम 25 के लिए 8.5 एंड एम 11, एम 30 के लिए 10 एंड 9, ऐसे ही हम यूज करते जाते हैं। तो मॉडुलस रेशियो जो होता है हमारा बेसिकली इस फार्मूले से हम यूज करते हैं 280/3 सिग्मा, जैसे कि बोल देगा एम 25 ग्रेड, ठीक है। तो आपकी एम की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डायरेक्टली आपको ये वैल्यू याद नहीं है एम 25 ग्रेड की, तो बेसिकली आप सिग्मा सीवीसी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे। जैसे कि सिग्मा सीवीसी की वैल्यू 8.5 है, तो अप्रॉक्स 11 के आसपास आता है, तो 11 हम यूज कर लेते हैं। सो आप सबका एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हर टाइप की ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। बेसिकली आपको सिग्मा सीवीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए।